हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी का। अभी तक हम लोगों ने पिछले 5 लेक्चर में रेडियस तक समझा था। अब आज की क्लास में समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम में, मीन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, तो उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, और साथ ही साथ रेडबर्ग इक्वेशन को भी समझेंगे। तो आइए समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। और इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब इसमें प्यारे बच्चों समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन का है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इस वैल्यू को ई से लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से लिखते हैं। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया बच्चों, जेड ई। अब इसमें दो तरीके का फोर्स लगता है, आपको पता है। अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और बाहर की तरफ कौन सा लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर हम इनवर्ड फोर्स की बात करें तो इनवर्ड फोर्स कौन सा लगेगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो क्या होगा, वो होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 है जेड ई, Q2 है ई अपॉन आर स्क्वायर। इसके लिए डिटेल में पिछले लेक्चर में हमने बताया है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पिछले लेक्चर को आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये इनवर्ड फोर्स हो गया, ये इनवर्ड फोर्स हो गया। आउटवर्ड फोर्स क्या होगा बच्चों, बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, आउटवर्ड फोर्स, बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स जो होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। और एफ आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कितना होगा, mv स्क्वायर अपॉन आर। ये होगा mv स्क्वायर अपॉन आर। अब अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि अगर इलेक्ट्रॉन सही से रिवॉल्व कर रहा है और अगर स्टेबल है एटम, तो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, अगर एटम स्टेबल है तो इसके लिए इनवर्ड फोर्स, अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स, इक्वल होगा किसके, आउटवर्ड फोर्स के, बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स के। तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कौन सा, के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे देखो, एक आर से आर को कैंसिल कर दो, एक आर से आर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, mv स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ mv स्क्वायर क्या हो गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। और हाफ mv स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आते हैं, हमने देखा काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन। अगर चार्ज के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये होता है किसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन होता है उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के अंदर ही स्टोर होता है, इसलिए इसको नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, माइनस ऑफ वर्क डन। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू
माइनस ऑफ वर्क डन है, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट में लिख देते हैं पीई, और फोर्स क्या है, फोर्स है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जो इनवर्ट फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, और डिस्प्लेसमेंट है आर। तो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब टोटल एनर्जी क्या होता है प्यारे बच्चों, टोटल एनर्जी को हम ई मान लेते हैं, और ई क्या होगा प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब अभी आपने देखा काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन 1 में क्या आ रहा है, के जेड स्क्वायर अपॉन 2r, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। दोनों को सम कर देते हैं, तो टोटल एनर्जी जो ई है वो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी है के जेड स्क्वायर अपॉन 2r, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है प्यारे बच्चों, ये है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से E क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, E इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2r, ये हो गया के जेड ई स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2 के जेड ई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, E की वैल्यू माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये यहाँ पे हो गया तुम्हारा टोटल एनर्जी। एक बार फिर से प्यारे बच्चों लिस्ट बना लेते हैं, क्या क्या हमारे पास एनर्जी का जो है, क्या क्या हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आया है, चाहे काइनेटिक हो पोटेंशियल हो, या उनमें रिलेशन क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या आया बच्चों, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी क्या आया, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और टोटल एनर्जी क्या आया है, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आइए अब आगे के कैलकुलेशन पे चलते हैं, और नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या है प्यारे बच्चों, कि अगर हमारे पास टोटल एनर्जी क्या है, E इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, और हम जानते हैं बच्चों R इक्वल टू क्या होता है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। ये डेरिवेशन लेक्चर नंबर 5 में हमने किया था, आप डिटेल सॉल्यूशन वहां पे जाकर के देख सकते हैं। R की वैल्यू ये होती है किसी भी एटम में। अब ये R की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2, और R की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहाँ एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं इसको, माइनस और ये 4 ऊपर चला गया तो क्या हो गया, माइनस 4 पाई स्क्वायर m, और के ये के ऊपर जाएगा, चाहे एक बार फिर से लिख लेते हैं, 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर इंटू के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 n स्क्वायर h स्क्वायर। अब देखो ये 2 और जो 4 है तो ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, E इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 पाई स्क्वायर m, और के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से z और z स्क्वायर हो जाएगा, E स्क्वायर एंड E स्क्वायर E4 हो जाएगा अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर।
ये तुम्हारा क्या आ गया बच्चों, एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। क्या आ गया, एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसी एक्सप्रेशन में सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे। ध्यान से समझना, हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, इसको आगे लिख लेते हैं। हमारे पास आ रहा है E इक्वल टू क्या आ रहा है, हमारे पास E इक्वल टू क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, E इक्वल टू आ रहा है, E इक्वल टू आ रहा है माइनस 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 2 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर E4, एम के जेड स्क्वायर E4 और अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये E की वैल्यू आई है। अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखोगे बेटा तो क्या है, जेड चेंज हो सकता है एटॉमिक नंबर और शेल नंबर चेंज हो सकता है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ ऑल द कांस्टेंट इन अबव इक्वेशन। अब ये कांस्टेंट बच्चा क्या है, देखो अगर हम इन कांस्टेंट की बात करें बेटा तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आप सब जानते हैं। m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और यहाँ पे k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। और E की वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और H है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो इन कांस्टेंट की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखेंगे प्यारे बच्चों तो E की वैल्यू आ जाएगी -2.8 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम, ये जूल में आ गया। अब इसी को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो क्या लिखेंगे, E इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो ये आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। और देखो अगर आपको जेई या नीट के लिए प्रिपेयर करना है तो जितना डेरिवेशन बताया वो सभी इंपॉर्टेंट है। स्कूल लेवल के लिए तो केवल आप फॉर्मूला याद रखेंगे, उसी से काम हो जाएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और एनर्जी के जो रिलेशन जो एक्सप्रेशन आया उसका एप्लीकेशन क्या है इसको समझ लेते हैं। एनर्जी इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें बच्चों कि हमारे पास अगर ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ शेल लगे हुए हैं इस तरीके से, अब अगर एक सेल से दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसमें कितने एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा। देखो अगर हम बात करें बच्चों कि यहाँ पे ये N1 सेल है, ये है N1 सेल मान लो, और ये है N2 सेल, ये हमारा क्या है बच्चों, ये मान लो हमारा क्या है, ये N2 सेल है, ये N1 सेल है। तो ट्रांजिशन एनर्जी क्या होगा, देखो अगर हम देखें बच्चों EN2, ये क्या होगा EN2, ये होगा -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर, और EN1 क्या होगा -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। तो
अगर इलेक्ट्रॉन चाहे N1 से N2 में आए या N2 से N1 में जाए, दोनों में एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन ठीक उतना ही होगा जितना दोनों का एनर्जी का डिफरेंस होगा। मतलब यहाँ पे डेल्टा E क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, E2 माइनस E1 क्या होगा, E2 माइनस E1। अब इन दोनों वैल्यू को माइनस करना है। E2 क्या है, E2 है माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर। और इसको माइनस करना है किससे, इसको माइनस करना है माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर, इसी से माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा डेल्टा ई, देखो माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इतना तो कॉमन ले लो। तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N1 स्क्वायर, यही बचेगा। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे एलसीएम ले ले, तो डेल्टा ई क्या आ जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों, माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर, और क्या आ जाएगा N1 स्क्वायर, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर, यही आएगा। और ये फॉर्मूला हो गया एनर्जी का, जब इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में क्या करेगा प्यारे बच्चों, एक सेल से दूसरे सेल में जंप करेगा, तो उसके लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों। ये तुम्हारा आ गया एनर्जी का एक्सप्रेशन, जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप करेगा, तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। इसमें ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कि जो N2 है, जो N2 है वो ग्रेटर देन होता है N1, ये आपको याद रखना है कि N2 क्या होता है, ग्रेटर देन N1। अब इसी से हमारा रेडबर्ग इक्वेशन आया है बच्चों, उसको देख लेते हैं। रेडबर्ग इक्वेशन क्या है इसको समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। रेडबर्ग इक्वेशन, रेडबर्ग इक्वेशन क्या है इसको समझ लेते हैं। तो रेडबर्ग इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों, देखो अभी हमने देखा कि डेल्टा ई हमारा क्या था प्यारे बच्चों, माइनस 2.18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर, और यहाँ पे था क्या N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, यही था। अब डेल्टा ई एनर्जी का फॉर्मूला आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से जानते हैं, क्या होता है hc बाई लेमडा। तो देखो इससे जो क्वेश्चन पूछेगा वो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी आपसे, तो डेल्टा ई को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, hc बाई लेमडा। और इस माइनस को अगर अंदर ले जाओ, यहाँ पे हमने लिख दिया 2.18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर, और अगर ये माइनस अंदर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर। अब यहां से अगर हम एक स्टेप और कैलकुलेशन करें तो 1 बाई लेमडा, और ये 2.18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 अपॉन HC, यहाँ पे HC, और यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर, और ये N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों 1 बाई लेमडा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18, H की वैल्यू रख दो 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34, C की वैल्यू रख दो 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 इंटू क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर।
अब यहाँ से जब ये वैल्यू रखोगे प्यारे बच्चों तो ये सॉल्व होके क्या आएगा, 1/λ इक्वल टू 109,678 इंटू जेड स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये सॉल्व होके ये आ जाएगा जेड स्क्वायर, और ये हो गया n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर। यही है प्यारे बच्चों रेडबर्ग इक्वेशन। क्या है ये जो इक्वेशन आया आपका, ये है रेडबर्ग इक्वेशन। और यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ जो वैल्यू आया इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इस वाले वैल्यू को हम कहेंगे रेडबर्ग कांस्टेंट। यहाँ लिख देते हैं साइड में, यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया यहाँ पे कि 1/λ इक्वल टू 109,678 इंटू जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया n1 स्क्वायर सॉरी n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो अगले पेज पे कर देते हैं प्यारे बच्चों, अगले पेज पे कर देते हैं। इसको फिर से लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे 1/λ 109,678 इंटू जेड स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर। अगले पेज पे करते हैं। देखो क्या है, 1/λ इज इक्वल टू 109,678 इंटू जेड स्क्वायर, और ये हमारा आया है n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर। ये यूनिट इसकी होती है प्यारे बच्चों सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये जो वैल्यू आई है ना बच्चों, ये जो वैल्यू है इसी को बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेडबर्ग कांस्टेंट, और शॉर्ट में इसको RH से लिखते हैं। तो अगर हम ये एक्सप्रेशन फिर से लिखे प्यारे बच्चों तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/λ इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर और n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, और यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे 1/λ को हम न्यू बार भी लिख सकते हैं। ये होता है हमारा वेव नंबर 1/λ RH इक्वल इंटू जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपका है रेडबर्ग इक्वेशन। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो भी क्वेश्चन जेई या नीट में पूछे गए हैं। अब इसके बाद अच्छा एक और चीज, जो हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट है प्यारे बच्चों RH, ये हमारा 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स है। इसको हम 1.09678 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको हम राउंड ऑफ करके 1. देखो 09 है तो एक इसमें ऐड हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा इसका। अब ये आपको एनर्जी का कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं जो जेई नीट में इस टॉपिक पे पूछे गए हैं। नीट का क्वेश्चन है 2000 एंड 2011 दो बार पूछा गया है नीट में। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। मतलब ये है प्यारे बच्चों कि इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजिशन है जिसमें सबसे कम एनर्जी का फोटोन निकलेगा। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, डेल्टा ई इक्वल टू माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर 1 अप, ये हमारा हो जाएगा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि डेल्टा ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
N1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर के, बस इसको आपको समझना है। अगर आपने इसको समझ लिया तो ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है, जिसमें N1 और N2 स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू कम होगा उसमें एनर्जी ज्यादा होगा। हमसे लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन पूछा है, तो मतलब जहां पे भी अगर N1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर अगर ये ज्यादा होगा तो जो डेल्टा ई है उसकी वैल्यू लीस्ट आएगी, सबसे कम आएगी। तो सिंपली देख लो कि N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर सबका मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है। तो जो ए ऑप्शन दिया है उसमें N1 क्या है तुम्हारा 6 और N2 क्या है 1, तो इसमें हो गया 6 का होल स्क्वायर इंटू 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है 36। बी ऑप्शन में देखो N1 स्क्वायर कितना है 5 का होल स्क्वायर और N2 स्क्वायर कितना है 4 का होल स्क्वायर, तो 25 इंटू 16 आ रहा है। और सी में देखो क्या है, n की वैल्यू 6 है, N1 की वैल्यू 6 और N2 की वैल्यू 5, तो 6 का होल स्क्वायर इंटू 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ रहा है 36 इंटू 25। और डी में देख लो N1 की वैल्यू 5 है तो 5 का होल स्क्वायर इंटू 3 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया 25 इंटू 9। तो अगर देखोगे सबसे ग्रेटर वैल्यू इसमें कौन सी है, तो सबसे ग्रेटर वैल्यू तुम्हारी आएगी 36 इंटू 25 इन चारों ऑप्शन में। इसका मतलब एनर्जी की वैल्यू इसमें सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि N1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है, तो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। 6 to 5 में सबसे लेस्ट एनर्जेटिक फोटोन रिलीज होगा, क्योंकि N1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं जो जेई में पूछा गया है। जेई 2 बार ये सवाल पूछा गया है और ये सवाल पूछा गया है 2004 एंड 2015 में। क्या क्वेश्चन कह रहा है, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन इन अ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट वुड बी। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी से कहां पे हो रहा है, इन्फिनिटी से 1 में हो रहा है। मतलब ये तुम्हारा हो गया N2 और ये हो गया N1। अब आप जानते हो 1 बाई लेमडा क्या होता है, ये होता है 109678 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। और इस फॉर्मूले में N2 क्या होता है, ग्रेटर देन N1, इसीलिए हमने N2 को इन्फिनिटी और N1 को 1 लिखा है। तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों 1 बाई लेमडा, इसको हम लिख सकते हैं 1.09 और ये 678 है, इसको राउंड ऑफ करके 97 लिख दो और इंटू 10 की पावर 5 लिख दो। देखो एक डेसिमल यहाँ लगा है तो 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5। जेड एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन है एटम, तो 1 लिख दिया। 1 अपॉन ये है 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का होल स्क्वायर। इन्फिनिटी का होल स्क्वायर इन्फिनिटी ही होगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। तो 1 बाई लेमडा 1.097 इंटू 10 की पावर 5, और यहाँ 1 बाई 1 माइनस ये 0 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे क्या आ गया, 1 बाई लेमडा इक्वल टू 1.097 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 1 सेंटीमीटर इनवर्स। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लेमडा को उधर ले जाओ और ये 1 अपॉन में आ जाएगा, 1.097 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। तो लेमडा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 अपॉन 1.097 और ये 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेमडा आ जाएगा 0.91, इसको डिवाइड करोगे तो, और इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0.91 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 10 की पावर -7 हो गया। और इसको और क्या लिख सकते हैं, लेमडा इक्वल टू 2 डेसिमल अगर और हटा दो प्यारे बच्चों तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 91 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर।
तो यहाँ से प्यारे बच्चों लेमडा क्या आ गया 91 नैनोमीटर। दिस इज योर आंसर। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है 91 नैनोमीटर। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इस जो पूरा लेक्चर है इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।